हो गया? लाइव है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राजकुमार यादव। हम्म जब आरबीसी बनता है तब उसमें न्यूक्लियस बनता है क्या? हाँ हाँ, जब आरबीसी प्री मैच्योर होता है तो थोड़ा सा उसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डेवलप्ड होती है, बट वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बनता है। बच्चा जिसने भी पूछा उसको मैंने रिप्लाई कर दिया है। गुड आफ्टरनून स्मृति कौशल, गुड आफ्टरनून पंकज कुमार, गुड आफ्टरनून जितेश राणा, गुड आफ्टरनून सुनील कुमार सैनी, गुड आफ्टरनून गुलशन चौधरी, गुड आफ्टरनून नितेश चौधरी, गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार। आप अच्छी लग रही हो मैम। अच्छा, आज मैं नहा के आई हूँ ना इसलिए अच्छी लग रही हूँ। मनकुश कुमार, ओके, मैंने आपका भी नाम ले लिया। मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम का पीडीएफ कहाँ है? अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया ही नहीं तो पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को? आप लोग प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दें। आपको यही नहीं पता कि आपको पढ़ाया क्या है और क्या नहीं पढ़ाया है। गुड आफ्टरनून मोहम्मद खुर्शीद, आप एक कमेंट को बार बार क्यों करते हैं? हर क्लास में कितनी बार तो पढ़ाया है। वेंस का कलर मैंने कितनी बार तो बता दिया है, ग्रीन कलर होता है। वैभव मिश्रा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं पटना से हूँ और मेरे यहाँ से मेरे सारे फ्रेंड आपके स्टूडेंट हैं, आप बहुत बेस्ट पढ़ाती हैं। ओके वैभव, थैंक यू वेरी मच वैभव। मैम आप रोज की तरह अच्छी लग रही हैं। विवेक, हाँ ये हुई ना बात, रोज ही अच्छी लगती हैं। ओके, पीडीएफ डालने में मिस्टेक किया आपने, किस बात का मिस्टेक किया मोहम्मद खुर्शीद? पीडीएफ डालने में प्लीज आप मुझे बताएं तो मैं सही करवा दूं। एमसीक्यू की क्लास होगी? यस, 2 बजे से होगी, 2 या 2:15 से क्लास होगी, बिल्कुल होगी। कृष्णा यादव, ओके, गुड आफ्टरनून। हेमराज मीना, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ओके, बच्चों ने गलती कर दी। 1 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं सही करवाती हूँ। ठीक है, मैंने करवा दिया है। जो आपको पीडीएफ गलत मिला है वो सही हो जाएगा, बोल दिया है मैंने, डोंट वरी। चलिए तो फिर स्टार्ट करें क्लास। अच्छा, हमें हार्ट का चाहिए था, बोल दिया है मैंने, मैनेजमेंट को कर देंगे वो अभी सही। राहुल कुमार मैम, टीथ का स्ट्रक्चर फिर से बताओ। नहीं भैया, ये आपके पास इस वीडियो को वापस आप रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार मैं यहाँ से रिपीट नहीं कर सकती हूँ, है ना मैम? आपका पढ़ाया हुआ सीधा दिमाग में छप जाता है। अच्छा, आपका दिमाग में छप जाता है, बहुत बढ़िया। मैम मेरा भी नाम ले लीजिए, राहुल कुमार। ओके, मैंने आपका नाम ले लिया है। और मैं एक बात बता देती हूँ आपको कि आज आपकी जो जीएस स्पेशल 5 है उसकी क्लास आज मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। एक्चुअली सर थोड़ा जाम में फंस गए थे, अमन सर, उनकी क्लास थी। तो अभी सर 2 से 3:30 क्लास लेंगे आपकी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुबह नहीं हुई तो आप लोगों को घर पे बैठ के तो पढ़ना है। तो 2 से 3:30 बजे आपकी क्लास होगी। तो जो बच्चे जीएस स्पेशल 5 में हैं तो वो देखिएगा। मैम स्टैटिक जीके का बैच आएगा? यस, बहुत जल्दी आएगा। आई थिंक नवंबर में आएगा, नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? मैम मेरा नाम ले लो। कितनी बार कमेंट किया? नीरज कुमार, ले लिया मैंने आपका नाम। अरे नाम लेने से क्या हो जाता है? आई डोंट नो, आप लोग इतना क्यों एक्साइटेड रहते हैं कि नाम ले लो, नाम ले लो। ये नाम वाम लेने से कुछ नहीं होता है, प्लीज। समृति कौशाल अगेन बोल रही है कि मैम मेरा नाम ले लो। अरे बेटा, नाम लेने से कुछ नहीं होता है, बस पढ़ाई करो तुम लोग, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। नौकरी मैम मेरे नाम लेने से नहीं मिलेगी, नौकरी आप लोगों को हार्डवर्क करने से मिलेगी, ठीक है? मैम साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके भाई, लोग जिसको समझ में नहीं आता है वो वीडियो को 2 बार देखें। यस, आप प्लीज 2 बार देखें वीडियो। आपके पास हमने एक फैसिलिटी दे रखी है कि इस वीडियो को आप कितनी भी बार देखिएगा। तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि मेरे को वापस रिपीट कर दो। ये तो कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि मैम ने एक बार बोल दिया तो एक बार बोल दिया। आपके पास 6 महीने तक वीडियो सेव है, आप देख सकते हैं, ठीक है? मोहम्मद खुर्शीद कह रहे हैं इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं तो ग्रीन होती है ना ये वेन वाली डक्ट? नहीं, ग्रीन नहीं होती हैं। किसने बोल दिया? कहाँ से पढ़ लेती हो आप लोग, मुझे भी नहीं पता। मैम आप नाम लेती हो तो अच्छा फील होता है, जैसे लगता है कि आप सामने पढ़ा रही हो। ओके, ऐसा लगता है, ठीक है चलो। मैम एनसीईआरटी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? एक तुम लोग एक तो इतना कंफ्यूज बहुत रहते हो, इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। रुक जाइए, एक बार सब हो जाएगा। ठीक है जी मैम, कई बार
देखते हैं लास्ट स्पीड करके। ओके, फर्स्ट लाइव क्लास। ओके, चलो अब बातें नहीं करते हैं, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं मैम। 6 मंथ्स तक वीडियोस रहेंगी। देखिए आपका जो भी बैच है, चाहे आपने XYZ कोई भी बैच ले रखा है, जब वो बैच कंप्लीट हो जाता है उसके 2 महीने तक आपके पास वीडियोस रहेंगी फॉर रिवीजन, या आप अपने नोट्स बनाइए, या किसी भी कारणवश अगर आप क्लास नहीं ले पाए हैं तो मैं बता देती हूँ कि आपका जो कोई भी बैच है, लाइक आपका साइंस स्पेशल बैच है, इसको 2 से 2.5 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में, तो उसके 2 महीने बाद तक भी आपके पास वीडियोस रहेंगी। ठीक है, चलो चलिए अब आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे मैम? हम पढ़ रहे थे एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, राइट? यही पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। और इस सिस्टम ने हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो इस सिस्टम में मैम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसको मैम जिसकी लेंथ ही छोटी होती है, जबकि मैम उसका डायमीटर इसकी लेंथ बड़ी होती है और डायमीटर कम होता है। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 1 इंच का होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ तो कम होती है, जबकि उसका डायमीटर अप्रोक्स 3 इंच के अराउंड होता है, तो इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, राइट? चलिए, तो हमने आपको क्या बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं बच्चा। पहला पार्ट था जिसको आप ड्यूडेनम बोलते हैं, और मैंने बताया था कि ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन कनेक्ट होते हैं। पहला है आपका लीवर, दूसरा है आपका पेनक्रियास। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद दूसरा पार्ट आता है बच्चा जैजुनम, और तीसरा पार्ट कौन सा आता है बच्चा? इलियम। अब थोड़ा सा आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे पढ़ते होंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाते होंगे अच्छे से एकदम, तो उनको तो बड़ा अच्छे से याद हो गया होगा कि मैम ने बताया था कि जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले कौन से पार्ट में आता है मैम? सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है, राइट? ड्यूडेनम में आ गया, और ड्यूडेनम में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये देखिए आपका ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट था मैम। यहां पर ऐसा एक लीफ लाइक ऑर्गन था जिसको आप पैनक्रियास बोलते थे। यहां पर आपका लीवर और पैनक्रियास दोनों डक्ट की सहायता से, नली की सहायता से कहां पे अपना जूस ट्रांसफर करते हैं? तो आप याद समझिएगा कि जो लीवर है वो अपना जूस ऐसे ट्रांसफर कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ऐसे ही पैनक्रियास भी अपना जूस ट्रांसफर कर देता है। लीवर बनाता है बाइल जूस, पैनक्रियास बनाता है पैनक्रियाटिक जूस। एंड पैनक्रियाटिक जूस में मैम 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला आपने पढ़ाया अमाइलेज, दूसरा आपने पढ़ाया ट्रिप्सिन, तीसरा आपने पढ़ाया लाइपेज। अगर हम अमाइलेज की बात करें तो मैम अमाइलेज कंप्लीट डाइजेशन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। जितनी भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाई है बच्चा, उसका कंप्लीट डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? अमाइलेज। दूसरा ट्रिप्सिन, मैम प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन। नंबर 3 पे आता है मैम लाइपेज, L फॉर लाइपेज, L फॉर लिपिड्स, कंप्लीट डाइजेशन करता है किसका? लिपिड्स का। तो मैम आप एक बात बोलना चाह रही हैं कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसमें कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। यस, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब बात आती है अगला पार्ट कौन सा? तो ड्यूडेनम मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब बच्चा आज आपको लिखना है जैजुनम। कौन सा पार्ट लिखना है? जैजुनम पार्ट लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जैजुनम पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इकलौता ऐसा पार्ट है जिस पार्ट में ना ही तो फूड का डाइजेशन होता है ना फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विवेक आपका आंसर है, आपने क्या पूछा है? आपका आंसर है डी। आपका आंसर है डी बेटा विवेक, ठीक है? हाँ देखिएगा, तो मैं क्या पढ़ा रही थी कि जैजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट है जिसमें ना तो फूड का डाइजेशन होता है ना फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। इसका काम क्या होता है? ये आपका जैजुनम वाला पार्ट है बच्चों। ऐसे देखिएगा, इस पाइप में खाना आ रहा है और ये आपका इलियम वाला पार्ट है ना, आय वाला पार्ट है। तो जैजुनम क्या करता है? जो भी खाना पीछे से आया, पीछे कौन सा पार्ट है बच्चा? ड्यूडेनम। तो जैजुनम क्या करेगा? इस ड्यूडेनम से जो भी खाना आया है उस खाने को इलियम में ट्रांसफर करने का काम करता है। आपका एक ही क्वेश्चन बनता है यहां से
कि स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें ना फूड का डाइजेशन होता है ना फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, ना ही भोजन का पाचन होता है ना भोजन का अवशोषण होता है। आप क्या बताएंगे, वो कौन सा पार्ट है बच्चा? वो जैजुनम पार्ट है। आप क्या लिखेंगे? नाइदर डाइजेशन नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के इस भाग में ना भोजन का पाचन होता है ना भोजन का अवशोषण होता है। इसका काम क्या है? जो भी पीछे से खाना आया था ड्यूडेनम से और उसको कहां पर ट्रांसफर करना, तो आप बताएंगे उसको इलियम में ट्रांसफर करना। तो मैम ड्यूडेनम से दो पार्ट जुड़े थे, पहला लीवर दूसरा पैनक्रियास। उन्होंने अपना जूस ट्रांसफर किया ड्यूडेनम में और ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। देन मैम वो डाइजेस्टेड फूड जैजुनम में आया और जैजुनम का कोई काम नहीं है, जैजुनम ने इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया बच्चा? इलियम के पास ट्रांसफर कर दिया। तो अब तीसरा पार्ट कौन सा है? इलियम भाग, इलियम पार्ट, राइट। पहला था ड्यूडेनम, दूसरा था जैजुनम, तीसरा है इलियम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा कोई रिपीट क्वेश्चन होता है तो वो इसी इलियम वाले पार्ट से होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा एक एक सेंटेंस। ये यस अजामत अली, दिस इज लाइव क्लास। आपके 12 से 2 साइंस स्पेशल 4 में हमेशा लाइव ही क्लास होती हैं, तो प्लीज ये बार बार कमेंट करके परेशान मत कीजिए मुझे कि श्वेता कह रही है मैम एक क्वेश्चन पूछें, डांटोगी तो नहीं? नहीं श्वेता, पूछिए प्लीज। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो कभी नहीं डांटती मैं, अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले बच्चों को कभी नहीं डांटती मैं, ठीक है। देखिए, अगर आपके इस सिस्टम में सबसे ज्यादा कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो इसी पार्ट से बनेगा, इलियम में। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन हुआ, इस जैजुनम में ट्रांसफर किया इलियम में। मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि यहां पर डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया था पहली क्लास में ही कि फूड का डाइजेशन होने के बाद हमारी जो सेल्स हैं वो उसको कंज्यूम करती हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उनको रिसीव करते हैं। और इसका मतलब मैम रिसीव कैसे करेंगे? तो अब प्रोसेस चलेगा अब्जॉर्प्शन का बच्चा, अब चलेगा अवशोषण का। अब किसका चलेगा? अवशोषण का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे कि जो इलियम पार्ट है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अब्जॉर्प्शन होगा, और किसका? तो न्यूट्रिएंट्स का होगा। स्मृति कौशल को यहां से ब्लॉक कर दीजिए। इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां से क्वेश्चन भी इसने पूछा तो मैंने इसका आंसर किया, फिर भी ये कह रहा है ये लाइव क्लास है क्या? कुछ भी बोलना है आपको, ये जो बोलते हैं ना लाइव क्लास है उनको प्लीज तुरंत यहां से ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, इस इलियम वाले पार्ट में मैम किसकी प्रोसेस होगी? आप बताएंगे कि इसमें न्यूट्रिएंट का, जो न्यूट्रिएंट आपने खाए हैं उनका अब्जॉर्प्शन होता है। उनका क्या होगा? उनका मैम अब्जॉर्प्शन होगा, उनका अवशोषण होगा। अभी तो खाया था, खाने के बाद अभी तो पचा है, अब तो उनको क्या करवाना है? उनका पोषक तत्वों का अवशोषण भी करवाना है, अब्जॉर्प्शन भी करवाना है, ठीक है। कैसे होगा? तो जरा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला है न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन, मैंने ये नहीं बोला है कि पानी का अवशोषण। याद रखिएगा, हाँ, तो आप याद रखिएगा मैंने पानी का अब्जॉर्प्शन यहां नहीं होता है बच्चा, याद रखिएगा पानी का अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो वो इलियम वाले पार्ट में होता है। कैसे होता है? तो जरा ध्यान से सुनिए, इस इलियम वाले पार्ट में ऐसे उंगली नुमा कुछ उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इस इलियम वाले पार्ट में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसी। अब इसके अंदर क्या होता है, जरा सुनिएगा ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है? जैसे इस इलियम में खाना आया, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगली नुमा उभरी हुई फोल्डिंग्स हैं, या आप याद रखेंगे कि उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं हैं जिनका नाम होता है विलाय, जिसको इंग्लिश में विलाय और हिंदी में विली बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, और ये संरचनाएं क्या करती हैं? इनके पास सरफेस एरिया होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो इनके पास सरफेस एरिया, एक तो ऐसे लाइनिंग करूं मैं, एक मैं ऐसे लाइनिंग करूं, सरफेस एरिया किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है। देखो एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, तो सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये क्या करती हैं? इस पार्ट में फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। जो खाना आया यहां पर,
इधर की साइड जो आया भाई, अब खाना तो होगा नहीं, अब तो मैम डाइजेस्टेड फूड होगा। तो मैम इसके इस सरफेस एरिया में जो फूड जाता है, ये जो मैंने बनाया है, ये है आपका स्टोर फूड, या आप लिख सकते हो ये है आपका रिजर्व फूड। क्या है आपका? रिजर्व फूड, संग्रहित खाना। इसको आप हिंदी में संग्रहित खाना बोल सकते हैं, या आप हिंदी में इसको संचित खाना बोल सकते हैं, राइट। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल आप रिजर्व रखते हैं, वैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा काम करने के लिए फूड को स्टोर कर लेते हैं। उसी फूड को रिजर्व फूड या आप संग्रहित खाना या संचित खाना कहते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, सिर्फ इसी पार्ट में उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजर्व फूड किस किस फॉर्म में हो सकता है। हमने खाई थी मैम कार्बोहाइड्रेट, और आपने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो इजी फॉर्म में आके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर जो रिजर्व फूड है बच्चा, जो भी कार्बोहाइड्रेट खाई है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाएंगे। जो प्रोटीन खाए थे बच्चों वो आ जाते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में, अमीनो अम्ल की फॉर्म में। और जो फैट खाया था वो फैटी एसिड्स या वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ जाता है। फैटी एसिड्स या वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में आके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जरा मुझे बताइएगा कि हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट खाते हैं। मैम आप पहली क्लास से 10 बार बता चुकी हैं कि पहली क्लास से बता रही हैं आपकी सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग मैम कि जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो हमारे बॉडी में रिजर्व फूड भी ज्यादा बनेगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है बच्चों? ग्लाइकोजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी का रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, आप बताओगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो रिजर्व फूड भी ज्यादा किस फॉर्म में बनेगा मैम? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही स्टोर होगा। मैम जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं मैम वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और जब बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो आप ये बताना चाह रही हैं मैम कि इस विलाय के ऊपर वाली साइड में जो खाना है, जो खाना आया पीछे से, वो क्या बन जाएगा? वो रिजर्व फूड बन जाएगा, वो संचित खाना बन जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, इसमें देखिएगा ये जो आपका है ना ये विलाय, इसमें अंदर की साइड पर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ऐसे डक्ट होती हैं, ऐसे नली होती हैं। ये जो नलियां हैं इनके अंदर खून रहता है, और ये जो सारा का सारा रिजर्व फूड है वो खून में घुल जाएगा। और खून तो आप जानते हैं सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है, और खून सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट होगा तो सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में ये सारा कुछ चीजें जाके स्टोर हो जाएंगी। बट एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा दूं कि जब ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और मैंने आपको एक हिंट दिया है हमेशा कि कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में होती है हमारे बॉडी में तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है मैम? लीवर को हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कहा जाता है। देखो मैंने कितने सारे क्या पढ़ाया, मैंने ध्यान से सुनना। इलियम पार्ट में डाइजेस्टेड फूड आया, इस इलियम पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको आप विलाय कहते हैं, जिनको आप विली कहते हैं। इस विली में क्या होता है, इस विली के पास सरफेस एरिया है मैम फूड का अब्जॉर्प्शन होने के लिए, है ना। और इस सरफेस एरिया में जो ऊपर वाले पार्ट में खाना जाएगा उस खाने में कुछ ग्लाइकोजन होगा, कुछ अमीनो एसिड होगा, कुछ फैटी एसिड्स होंगे, कुछ ग्लिसरॉल होंगे। बट अगर हम बात करते हैं इन सारे के सारे में से सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आप बताएंगे ग्लाइकोजन ज्यादा होता है। अब मैम इस विलाय के ऊपर वाले पार्ट में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ऐसे पतली पतली नली होती है, ऐसी बहुत छोटी छोटी। इन नलियों के अंदर खून रहता है, और खून आप सब जानते हैं सर्कुलेट होता रहता है। तो खून के अंदर ये सब कुछ घुल जाएगा, और खून जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें आपके बॉडी में सर्कुलेट होती जाएंगी। अगर आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, ज्यादा
ज्यादा ग्लाइकोजन होगा तो जब एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज होती है उसको स्टोर कौन कर लेता है बच्चों? लीवर कर लेता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ह्यूमन बॉडी का रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और उसको स्टोर कौन करता है बच्चों? तो लीवर कर लेता है। ठीक है, तो इस पार्ट में गया वो तो रिजर्व फूड बन गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट मेरा, इस नीचे वाले पार्ट में जो खाना आया भाई डाइजेस्टेड फूड तो बहुत ज्यादा था, कुछ ही तो स्टोर हो पाया जो ऊपर की साइड गया वो, और वो जो नीचे की साइड बच गया ना, ये फूड जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये कहां जाएगा बच्चा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। कहने का मतलब है ये बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में जाकर, अभी तक तो ये डाइजेस्टेड फूड है बट बड़ी आंत में जाकर ये वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये खराब खाने में, ये स्टूल में या ये फीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ जरा, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं? आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। आप बताओगे उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को हम बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं इलियम, और इलियम का कौन सा पार्ट? तो विली बोलते हैं। तो जो बचा हुआ खाना है वो कहां जाएगा बच्चा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट हमारा अब क्या बनेगा? नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जो नाम में बड़ी है बट लेंथ में तो छोटी है, बड़ी आंत लिखेंगे आप नेक्स्ट। ठीक है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की पहली बात तो लेंथ कितनी होती है? इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है बच्चों, बट इसका डायमीटर ज्यादा होता है। कितना? तो अप्रोक्स 3 इंच का होता है, इसीलिए आपने इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। अंदर की तरफ होता है बलजीत यादव, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं यार, कुछ ढंग के क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, जबकि आप उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन का। पहला पार्ट है सिक्कम पार्ट, इसको सिक्किम नहीं बोलोगे आप, सिक्कम बोलोगे। दूसरा पार्ट बोलोगे आप कोलोन भाग, और तीसरा पार्ट बोलोगे आप बच्चों रेक्टम पार्ट। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के थे वैसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं बच्चों, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, 3 पार्ट। जरा देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, ये ऐसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था जो हमने पढ़ा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट था। जहां से इलियम खत्म होता है बच्चों, उसी पार्ट से ही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा है, वो घूम के ऐसे आती है, और ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, इसी को आप रेक्टम पार्ट बोलते हैं। यहां पर एनस, जिसके थ्रू आप वेस्ट फूड को रिमूव कर देते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए मेरे पॉइंट को। ये जो इलियम वाला पार्ट था, इसके पास में जो कनेक्टेड पार्ट है, इस पार्ट को आप नाम देते हैं सिक्कम पार्ट। आप इसको क्या नाम देंगे बच्चों? सिक्कम। और ये जो पूरा डक्ट है इसको कहा जाता है बच्चों कोलोन पार्ट, और इस पार्ट को जहां पर वेस्ट फूड स्टोर होता है उसको आप रेक्टम पार्ट बोलते हैं। ठीक है प्रिंस कुमार, मैंने नहीं बोला कि कोर्स एंड हो गया। मेटल नॉन मेटल साइंस स्पेशल 3 में बचा हुआ है, डोंट वरी, करवा दूंगी मैं। आई नो प्रिंस कुमार, उसमें मेटल नॉन मेटल बचा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिक्कम है, ये कोलोन है, ये रेक्टम है। अब क्या होता है, इस इलियम वाले पार्ट से खाना आया किस पार्ट में बच्चों? सिक्कम वाले पार्ट में। और आपको याद होगी मेरी लास्ट क्लास, मैंने आपको बताया था कि ये जो सिक्कम वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ऐसे एक अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर की साइड इससे एक अपेंडिक्स कनेक्टेड होता है ना।
तो ये अपेंडिक्स पहला पॉइंट आपका सिक्कम में क्या पॉइंट बनेगा बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। सिक्कम में बनेगा कि मैम ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम वाला पार्ट है, इसके अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक वेस्टिजियल क्या होता है मैम, अवशेषी होता है। और अवशेषी अंग कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में हैं बट किसी काम के नहीं हैं, उनको बोलते हैं आप वेस्टिजियल ऑर्गन। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। ऐसे ऑर्गन जो पहले कभी काम आते होंगे बट आज की जनरेशन में काम नहीं आ रहे हैं, तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। कौन सा, तो आप बताओगे कि यहाँ पर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसको आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, उसका नाम होता है अपेंडिक्स। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स कहाँ होता है, आप बताओगे सिक्कम वाले पार्ट में। और सिक्कम किसका पार्ट है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब मैम ये अपेंडिक्स होता क्या है बच्चों, ये एक मसल्स की स्ट्रक्चर होती है। बहुत सारी मांसपेशियां हैं वो एक साथ जमी हुई हैं, ऐसे क्लस्टर की फॉर्म में आई हुई हैं, ऐसे मतलब पूरी मांस सा जम गया है। और इन मसल्स के अंदर पहले के जमाने में जब आप बंदर हुआ करते थे, आप मैं नहीं है ना, जब आप बंदर थे आप उछल कूद करते थे, आप घास फूस खाते थे, तो इस अपेंडिक्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम सिक्रीट होते थे जो घास फूस को पचाने का काम करते थे। इस अपेंडिक्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स बनते थे जो घास फूस का पाचन कर देते थे, राइट। तो अब आप बंदर तो है नहीं, आप घास फूस खाते नहीं है, तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए ये अपेंडिक्स धीरे धीरे काम में आना बंद हो गया। और धीरे धीरे काम में आना बंद हो गया तो ये कैसा ऑर्गन बन गया बच्चों, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। बट कभी कभी क्या होता है, आपका यहां से खाना आ रहा है, अगर इस खाने के अंदर आपने ऑयली फूड ज्यादा खाया है, आपने कोई टॉक्सिक एलिमेंट खा गए आप, है ना, तो ये जो आपकी अपेंडिक्स है, इसकी ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स के बाहर धीरे धीरे चिकनापन जमने लग जाता है तेल और घी का, या फिर आपने कोई टॉक्सिक चीज खाई तो वो टॉक्सिक चीज यहाँ पे जम जाती है। और आपकी ये जो अपेंडिक्स है इसके अंदर जो मांस है, इस मांस को क्या होता है, इस मांस का क्या होता है, इस मांस में दर्द होना स्टार्ट होता है आपको। और इस मांस में जब दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए आपका अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, आपका अपेंडिक्स सूज गया है, आपके अपेंडिक्स में थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो गई है, या इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, इसके अंदर हानिकारक पदार्थ जम गए हैं। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कुछ टाइम के लिए आपको दवाइयां देंगे, अगर आप ठीक हो गए तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर आपका अपेंडिक्स बाहर निकाल देता है आपकी बॉडी से, उसको कट करके बाहर निकाल देता है और आप कुछ दिनों के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट। तो मैम इस अपेंडिक्स के बीच में से होता हुआ खाना कहाँ निकल जाएगा, कोलोन वाले पार्ट में। यहां से आपका एक ही पॉइंट बनता है सिक्कम से, अब हो गया आपका कोलोन वाला पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे आप, इसके बाद सिक्कम के बाद आपका आएगा कोलोन वाला पार्ट। और कोलोन में आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं बच्चा, कोलोन वाला पार्ट। पहला पॉइंट तो मैं बता दूं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये हमारी बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, ये बात याद रखिएगा, ये हमारी बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा, इसमें कौन सा काम होता है आप बताओगे, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पानी का अवशोषण होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था मैम, इलियम वाले पार्ट में हो रहा था, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो पानी है, जो भी मटेरियल आया है पीछे से, अभी तो उस मटेरियल में पानी भी है और उस मटेरियल में डाइजेस्टेड फूड भी है। तो ये जो कोलोन वाला पार्ट है ना बच्चा, ध्यान से सुनना, इस कोलोन वाले पार्ट में अंदर की साइड ऐसे डक्ट की लाइनिंग होती है, पतली पतली, ऐसे पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और जो पीछे से खाना आया है, डाइजेस्टेड फूड आया, उसके अंदर पानी मिक्स है, और ये डक्ट क्या करती हैं, अपनी तरफ पानी को सक कर लेती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पानी का अवशोषण होता है। आप बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले भाग में पानी का अवशोषण होता है। जबकि आपसे पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, आपका आंसर होगा इलियम। तो मैम इस कोलोन वाले पार्ट में पहला काम तो क्या हो गया, इस कोलोन में पानी का अवशोषण हो गया। ठीक है, जो भी पीछे से डाइजेस्टेड फूड आया था उसमें से पानी निकल गया। अब पानी निकलते ही आप जानते हैं वो चीज क्या बन गई, वो सॉलिड बन गई, वो ठोस बन गई। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। पहले लिक्विड सॉलिड दोनों था, अब आपने लिक्विड पानी को सक कर लिया, अब क्या होगा, अब आपका सॉलिड बन गया वो चीज। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन तो ये बन गया, दूसरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोलोन वाला पार्ट है ना बच्चों, इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। इन बैक्टीरियाज का नाम होता है बच्चों इस्चेरिया कोलाई, या इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। आप याद रखेंगे कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला भाग है उसमें ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरियाज क्यों हैं, तो यहां पर मैम डाइजेस्टेड फूड है और ये डाइजेस्टेड फूड सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया इस डाइजेस्टेड फूड में पनप जाएंगे और जैसे ही इस डाइजेस्टेड फूड के अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे बच्चों, तो इस फूड के अंदर बदबू आने लग जाएगी और ये सड़ जाएगा, गल जाएगा। डाइजेस्टेड फूड, इसको लिखेंगे आप डाइजेस्टेड फूड। क्या होगा, ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इस डाइजेस्टेड फूड के अंदर मिल गए। जो पचित खाना आया है उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड लग गए और उस बैक्टीरिया पनपते ही उस फूड से बदबू आने लग जाएगी, उसमें स्मेल आने लग जाएगी और वो क्या बन जाएगा, आप बताओगे, वो वेस्ट फूड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वेस्ट फूड। और वेस्ट फूड को यहां पर नाम दिया जाता है फैसेस, जिसको हिंदी में मल कहा जाता है, या आप उसको स्टूल बोल सकते हो, मल बोल सकते हो। तो आप याद रखेंगे कि इन बैक्टीरियाज का काम क्या है, ये इस डाइजेस्टेड फूड में पचित भोजन में संक्रमण कर देंगे और जैसे ही पचित भोजन के अंदर बैक्टीरिया पनप जाएंगे तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर पनपेंगे तो उसमें से उसको सड़ा देंगे, उसको गला देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो वेस्ट फूड में या फेसेस में या स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैम ये बैक्टीरिया तो हैं, इन्होंने तो हमारी हेल्प कर दी। ये हेल्प क्यों कर रहे हैं हमारी, क्योंकि इसके पीछे इनका भी कुछ फायदा होता है, इसलिए करते हैं। वरना कोई इस दुनिया में कोई क्यों, जब तक किसी इंसान का अपना मतलब नहीं होगा तो तब तक वो इंसान किसी की भी हेल्प नहीं करेगा। तो ये तो बैक्टीरिया है, ये क्यों करेंगे, है ना। हमारी कब कोई हेल्प करता है, जब उसका भी कोई मतलब होता है उस चीज के पीछे, उस काम के पीछे, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेके करते हैं काम को। ऐसे ही बैक्टीरियाज का भी इसके पीछे एक मोटो होता है जिसके लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस वेस्ट फूड को खाते हैं। ये जो वेस्ट फूड है, ये जो फेसेस, जो स्टूल है, जो मल है, इसको खाते हैं। इन बैक्टीरियाज का फूड होता है, क्या होता है इन बैक्टीरिया का फूड, आप बताओगे, मल को खाते हैं, ये स्टूल को या फेसेस को खाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम सारा ही खा जाते होंगे। अरे भैया, बैक्टीरिया हैं, इतने छोटे बैक्टीरियाज हैं कि उनको आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, तो कितना खा लेंगे, बहुत ना के बराबर खा लेंगे। बट एक बात याद रखिएगा, इन्होंने खाया तो क्या खाया, स्टूल या फेसेस खाया, बट बदले में ये जो बैक्टीरियाज हैं बच्चों, इन बैक्टीरियाज के बॉडी में प्रोडक्शन होता है विटामिन के एंड विटामिन B12। विटामिन के एंड विटामिन B12 दो चीजों का प्रोडक्शन होता है इस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई नामक जीवाणुओं के शरीर में। तो इसको हमने फूड दिया, ये फूड किसने दिया, हमने तो दिया। जब हमने खाना खाया तभी तो बच्चा ये खाना मिला, है ना। ठीक है, और इसने बदले में हमें क्या दिया, विटामिन के दिया और विटामिन B12 दिया। ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, कि बैक्टीरिया को हमने खाने को फूड दे दिया, उसने बदले में विटामिन के, विटामिन B12 दे दिया। अब याद रखो,
एक तो हम हो गए, एक बैक्टीरिया हो गए। हम क्या हैं? हम मैमल्स हैं, हम स्तनधारी हैं, स्तनपाई हैं। और बैक्टीरियाज तो बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया अलग किंगडम में आते हैं और हम मैमल्स अलग किंगडम में आते हैं। हम एनिमेलिया में आते हैं, बैक्टीरिया अलग आते हैं। दो अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप साइंस में कहलाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या कहलाते हैं बच्चों? सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। हिंदी में सह जीवन संबंध कहलाते हैं। सह का मतलब होता है बच्चों साथ में, जीवन का मतलब जीवन, संबंध का मतलब संबंध बनाने वाले। ध्यान से सुनिएगा। चंदन राय, अगर आपने एक बार कमेंट और किया आपका नंबर यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा। राइट, चलिए देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको कोलोन पार्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उस कोलोन पार्ट में पहली बात तो जो भी पीछे से जो मैटर आता है उसमें से पानी को सक कर लेते हैं तो वो सॉलिड चीज बच जाती है। उसके बाद इस पार्ट में कुछ बैक्टीरियाज हैं जिसको इस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो भी डाइजेस्टेड फूड आया उसके अंदर पनप जाएंगे, उसके अंदर लग जाएंगे, उसमें बदबू आएगी, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो बन जाएगा वेस्ट फूड या फेसेस या स्टूल बन जाएगा बच्चों। अब ये हमारी हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि ये खाते हैं मल को और बदले में हमें क्या देते हैं बच्चों? विटामिन के एंड विटामिन B12। ठीक है। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इसको हमने फायदा दिया, इसको खाना दिया, इसने हमें क्या फायदा दिया? इसने हमें विटामिन के एंड विटामिन B12 दिया। राइट। तो अब ये बताइएगा, अब वो खाना था जो आपने खाया था वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? वो मल में, वो स्टूल में कन्वर्ट हो गया। अब ये कोलोन पार्ट की बात थी बच्चों। कोलोन पार्ट में क्या बन गया? कोलोन पार्ट में मैम वेस्ट फूड बन गया या स्टूल बन गया। अब कोलोन से ये खाना नहीं, अब ये वेस्ट फूड कहाँ जाएगा बच्चों? तो कोलोन से होता हुआ ये वेस्ट फूड किस पार्ट में आएगा? इस रेक्टम वाले पार्ट में आएगा। यहां से वेस्ट फूड आया, इस रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। राइट। इस रेक्टम में कुछ टाइम के लिए आपका वेस्ट फूड स्टूल यहाँ पे स्टोर है और उसके बाद आप एनस के द्वारा इसको क्या कर देंगे? आप एक्सक्रीट आउट कर देंगे। आप क्या कर देंगे? एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया मेरी साइड से। इतने सारे क्वेश्चंस आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से याद करने थे। मैम जरायुज क्या होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं उनको जरायुज बोलते हैं। ये आप इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सिक्कम में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स एक बार कटने के बाद रीजनरेट नहीं होता है बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा था, मैंने बता दिया है। दूसरा कोलोन होता है, तीसरा रेक्टम होता है। ठीक है। और कोलोन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, रेक्टम में आपका वेस्ट फूड स्टोर होता है और देन आप उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस। एनस के थ्रू आप उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जरा बताइए, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। याद कैसे करें? आप नोट्स बनाइए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए जरा बताइए, कुछ डाउट हो तो मैं इसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करूं। संदीप पटेल, आपका आंसर है बेसिक। छारिए बेसिक। कंप्लीट डाइजेस्टिव मैम विटामिन के तो लीवर देता है, लीवर सिंथेसिस करता है विटामिन के को। तुम लोगों के पास आधा ज्ञान होता है और वही आधा ज्ञान तुम लोग बांट देते हैं। ठीक है। रेक्टम क्या है? तुम सौरभ कुमार, तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है जो तुम बोल रहे हो रेक्टम क्या है? अभी तो पढ़ा है मैंने, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसके अंदर क्या होता है? वेस्ट फूड स्टोर होता है और देन आप एनएस के थ्रू, रेक्टम है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट। चलिएगा,
एनिमल्स में अपेंडिक्स पाया जाता है, यस पाया जाता है। मैम दांतों में बीमारी, जब मैं बीमारी पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पर दांतों की डिजीज बता दूंगी, यहाँ पे मैं डिजीज नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है बच्चों, यहाँ पर आपका डिजीज नहीं चल रहा है, ठीक है। एसएससी जेई 2019 में क्वेश्चन आया था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चों, किस पार्ट में होती हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, आपकी इलियम वाले पार्ट में होती हैं। मैम याद करने का तरीका बताएं। याद करने का एक ही तरीका है बच्चों, आप अपने नोट्स बनाइए और इसको एक दो बार पढ़ते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो मैम स्टोन के बारे में डिटेल में पढ़ाएं। स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, जब पार्ट आएगा तब मैं बताऊंगी, यहां नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए, एवरीथिंग इज नाउ क्लियर मैम, ओके विवेक शंकर, थैंक यू वेरी मच। जगदीप ऐसा नहीं है बच्चा, आपको बस ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनके पास मुझसे भी 20 गुना ज्यादा ज्ञान है। चलिए मैम पीडीएफ इंग्लिश में मिल जाएगा। मैम रक्त में कौन सा चुने, तो रक्त में बेटा आप आयरन चुनेंगे, अगर कैल्शियम आयरन दोनों ऑप्शन है बच्चा, बोथ वाला ऑप्शन लेकर चलिए, और अगर कैल्शियम आयरन आयरन दोनों है और बोथ का ऑप्शन नहीं है तो बच्चा आयरन लेकर चलेंगे पहले पॉइंट पे, ठीक है। मैम जी मेरा डाइजेशन खराब है, क्या करें? अच्छा कुछ भी बोलोगे आप, डॉक्टर के पास जाइए अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है तो। मैम रेक्टम में वेस्ट फूड स्टोर होता है, अगर वेस्ट फूड ज्यादा देर तक रह जाता है तो वो लेस कैसे हो जाता है? लेस नहीं होता है, किसने बोला आपको, कौन बता देता है ऐसी बातें? आप संदीप। चलो नो मैम कोई डाउट नहीं है, आप बेस्ट हैं, ओके। पथरी किसकी पहचान होने से, पाचन नहीं होने से? कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, बच्चा ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर के बीज में, टमाटर के छिलके में, पालक में, इन सब में ऑक्जेलिक एसिड होता है। जब इसका पाचन नहीं होता है तो ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और आपको पथरी हो जाती है, ठीक है। और पूछिए। चलो मैम आप ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में क्या मजा आता होगा पढ़ने वालों को, तो आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे सेम चीज है, सेम ऑनलाइन सेम ऑफलाइन होता है। मैम मैम पेट बाहर निकलने का रीजन क्या है? अब तुम लोग कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है। अब तुम लोग कह रहे हैं, एक लड़का कह रहा है पेट बाहर निकलने का रीजन क्या है, तुम थोड़ी कम पिया करो बियर वियर, पेट कम निकलेगा तुम्हारा। मैम आपका क्लास छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन मैथ्स का क्लास है डीपी सर का, आज डीपी सर की क्लास है क्या? अभी क्लास चल रही है डीपी सर की या सुल्तान सर की? चेक कीजिए। चलो अब हो गया, हाँ चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़े हम। तो आवाज का नेक्स्ट चैप्टर है आपका, क्लास नहीं चल रही क्यों?
हाँ जी, चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें अब। जीएस स्पेशल में आज ज्योग्राफी की टाइमिंग बच्चा 2 से 3:30 है, 2 से 3:30 है। मैम डीपी सर कभी क्लास लेते हैं, सुल्तान सर भी ऐसे ही है। मैम आप कुछ सर को कहे ना। हाँ यार मैं भी परेशान हो गई हूँ यार इन लोगों से यार, क्लास नहीं लेते हैं ये लोग। मुझे भी पता है कि बहुत बार ये लोग क्लास नहीं लेते हैं। अब मैं कितना बोलूँ, टीचर है। अब चलो आज मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ कि रेगुलर क्लासेस लें। बच्चों को ऐसे बहुत परेशानी होती है। मैं बोलती हूँ आज डीपी सर को कि सीरियसली थोड़ा सीरियस होकर क्लासेस लें तो सही लगेगा, ठीक है। मायोग्लोबिन बच्चा मसल्स में होता है, मांसपेशियों में होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। देखिए नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ जी बच्चों, अभी जो मैथ्स की क्लास करेंगे सुल्तान सर की अभी 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है। सर वहां से कुछ इश्यू आ गया था टेक्निकल, तो उनका ही फोन आया था, ठीक है। चलिए, अरे ये दीपक कुमार आप कौन से चैप्टर के डाउट यहाँ पूछ रहे हो? बंडल ऑफ हिस, ये प्लीज आप पीछे की क्लास में जाके देखिए, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसकी साउंड उसकी मुझसे यहाँ पे क्वेश्चंस ना पूछें। अंकुर सर कब क्लास लेंगे? कल से अंकुर सर ही लेंगे। अब 3 दिन के लिए मैं कल घर जा रही हूँ। मैं आप दिवाली के बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। अब 3 दिन आपका फिजिक्स चलेगा। आज क्या 21 है ना, 22, 23, 24 को आपका 24 और 25 को भी क्लास होगी आपकी। तो 22, 23, 24, 25 अब आपके बैच में फिजिक्स चलेगा। मैं अब आपसे दिवाली के बाद मिलूंगी, अभी नहीं मिलूंगी मैं, ठीक है। चलिए देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो आज के चैप्टर का आपका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने देखा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी एक आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। अब बात ये आती है कि इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़ना होता है ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको क्या पढ़ना है? ऐसी ग्लैंड्स जो क्या बनाती हूं बच्चों, जो हार्मोन्स बनाती हों, जो हार्मोन सिक्रीट करती हों, उनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? आपको यहाँ पर कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है और ऐसी ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं बच्चों, हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आपसे एग्जाम में 5-6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड की कौन सी लोकेशन होती है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, उस हार्मोन का काम क्या होता है, ये सब आपका वगैरह वगैरह कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है। पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, सीजीएल में भी आते हैं, एसएससी जेई में भी आते हैं, एनडीए सीडीएस में तो हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो आप याद रखिएगा कि हमारे सिस्टम का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। बट इस सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आपको ग्लैंड्स के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, है ना। तो आप एक छोटी सी हेडिंग देंगे पहले सिस्टम, तो बाद की बात है। आपको ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ग्रंथियों के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रंथियां होती क्या हैं। जब पता लगेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। देखिए ग्लैंड्स क्या होती हैं। ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो, जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो, जो रासायनिक यौगिक बनाता हो बच्चों, ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कोई रासायनिक यौगिक चीज सिक्रीट करता हो, कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो। अब वो केमिकल कंपाउंड क्या हो सकता है? या तो होगा वो केमिकल कंपाउंड जूस, जिसको आप रस बोलेंगे। और बच्चों ये जूस पीने वाला जूस नहीं है, ये जूस लाइक बाइल जूस हो गया, लाइक पेनक्रियाटिक जूस हो गया, जिसमें या तो आयंस हो या एंजाइम्स हो, वो जूस। दूसरा आप बताओगे ये केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं एंजाइम। तीसरा ये केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं हार्मोन।
तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो क्या बनाए बच्चों, जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए या हार्मोन बनाए, तो ऐसा ऑर्गन जो जूस एंजाइम या हार्मोन बनाए तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप ग्लैंड्स बोलते हैं, उसको आप ग्रंथि बोलते हैं, राइट। तो आप याद रखेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स दैट कैन प्रोड्यूस जूस एंजाइम और हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज ग्लैंड। अब बात आती है कि जो ग्लैंड्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनिएगा, ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 1 पे लिखेंगे आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हिंदी में लिखेंगे बहिश्रावी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड की। ऐसा कोई ग्लैंड बच्चों जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए, है ना, या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करे, वो बनाएगा एक ऑर्गन और वो अपने पास नहीं रखता, वो उसका सिक्रेशन बाहर की तरफ दे देता है। जैसे याद करो मेरी क्लास, मैंने आपको बताया था कि लीवर बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस अपने पास नहीं रखता है लीवर उस बाइल जूस को या तो ट्रांसफर कर देगा गॉल ब्लैडर में या ट्रांसफर कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो जूस और एंजाइम बनाए और जो जूस और एंजाइम बनाकर अपने पास ना रखे, वो अपना सिक्रेशन बाहर कर दे, अपने से बाहर कर दे, उस ऑर्गन को आप क्या बोलोगे, उस ऑर्गन को ग्लैंड, और कैसी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूं एक बार, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो रस या एंजाइम बनाए और वो बनाकर अपने पास ना रखे, उसको बाहर निकाल दे, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलोगे। अब मैम वो बाहर निकालेगा तो किसके थ्रू निकालेगा बच्चों, पतली पतली डक्ट होती हैं, पतली पतली नलियां होती हैं, इसलिए इनको डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड या नली युक्त ग्रंथियां बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑर्गन बच्चों जो जूस एंजाइम बनाए और जूस एंजाइम बनाकर कुछ डक्ट होती है, कुछ पाइप होती है जिनके थ्रू वो अपना सिक्रेशन बाहर कर दे, उसको क्या बोलोगे आप, उसको ग्लैंड। और कैसी ग्लैंड बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलोगे। अब आपका बात आता है दूसरा ग्लैंड कौन सा होगा, आप बताओगे। दूसरे ग्लैंड का टाइप होगा बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो के बाद दूसरा आएगा बच्चों यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो 2 नंबर पे लिखोगे आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हिंदी में बोलते हैं आप बच्चों इनको अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, अंतः मतलब अंदर, है ना। आप किसको बोलोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करे, जो क्या बनाए बच्चों, हार्मोन बनाए, हार्मोन बनाए। तो ऐसी ग्लैंड जो हमारे बॉडी में अंदर ही हार्मोन बनाए और अंदर ही सिक्रीट कर दें, उसको बोलते हैं आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स दैट कैन प्रोड्यूस हार्मोन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखो हार्मोन्स तो बाहर निकलते नहीं, कभी आपने सुना है कि मैं आज हार्मोन एक्सक्रीट आउट करके आया हूं, हार्मोन्स अंदर ही बंदे अंदर ही रहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उनको बोलते हैं आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चा, उसमें डक्ट नहीं होती हैं, ये पाउच जैसी होती हैं। पाउच समझते हो ना, पाउच जैसे दूध का पाउच होता है, किसी का भी आप पाउच समझ लो, है ना। तो ये क्या होती है, इनमें डक्ट नहीं होती है, डक्ट लेस ग्लैंड होती हैं, ये नली रहित ग्रंथियां होती हैं। याद रखिएगा कि जो नली वाली होती हैं उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं, और जो नली जिनमें नहीं होती हैं उनको एंडोक्राइन बोलते हैं। तो 2 टाइप हो गए। नेक्स्ट तीसरा टाइप क्या होता है बच्चों ग्लैंड्स का, तो तीसरा टाइप आप बताओगे, तीसरे टाइप को बोलेंगे हम मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरा कौन सा बोलोगे आप बच्चों, मिक्स्ड ग्लैंड, और हिंदी में बोलोगे बच्चों इसको मिश्रित ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलोगे इसको, मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती हैं, ऐसी ग्लैंड जो या तो जूस भी बना दे, जो एंजाइम भी बना दे, और जो हार्मोन भी बना दे, जो तीनों चीज बनाती हैं उसको मिक्स्ड ग्लैंड आप कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है।
जो जूस एंजाइम बनाएंगी डक्ट के थ्रू बाहर निकाल देंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन बनाएंगी अंदर ही रखेंगी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जिनको एंडोक्राइन बोलते हैं। जो तीनों ही चीज बना दें बच्चों उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कितनी एक्सो होती हैं, कितनी एंडो होती हैं और कितनी मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। एक्सो का थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ बुक्स में इसके 6 नाम लिखे होते हैं, कुछ बुक्स में इसके 7 नाम लिखे होते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी क्यों लिखा होता है। एंडोक्राइन कितनी होती है आप बताओगे, 9 होती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कितनी होती है आप बताओगे, 1 होता है। अब जरा आइए, यहां पर मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा था बच्चों, मैंने लिखा था चैप्टर का नाम एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कौन सी ग्लैंड पढ़नी है हमें, हार्मोन बनाने वाली, और कितनी पढ़नी है, मतलब 9। तो आपको ये 9 डिटेल में पढ़नी है, और एक्सोक्राइन का तो बस नाम याद हो जाए बस बहुत है। ठीक है, नाम याद हो जाए वही बहुत है आपको। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको मैंने समझा दिया है कि कौन सी ग्लैंड की लोकेशन कौन सी है, कौन सी ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, देन वो कौन सा हार्मोन बनाती हैं या कौन सा एंजाइम बनाती हैं, उस हार्मोन का काम क्या है, और उस हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उपेंद्र मिश्रा, आपको ज्यादा चुल है क्या जो आप इतना जल्दी हार्मोन्स में पूछने लग गए कहां पर बनती हैं? पहले मुझे पढ़ाने तो दो, तुम्हें इतना तो आता है क्या? क्यों तुम लोग मेरे से डांट सुनते हो बिना बात की? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइट, चलो तो सबसे पहले एक एक करके आपको सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली आप याद रखेंगे एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में कभी आपको ऑप्शन में 6 मिलेगा, कभी आपको 7 मिलेगा। मैं आपका क्लियर कर देती हूं कि क्यों होगा ऐसा। हिंदी में बोलेंगे इसको बहिस्रावी ग्रंथि, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों डक्ट ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, डक्ट ग्लैंड, जिसमें डक्ट्स होती हैं, जिनमें नली होती हैं। ठीक है, चलो कौन कौन सी होती हैं, या जो जूस और एंजाइम बनाए आप किसी भी नाम से बोल दीजिए। बहिस्रावी, जो अपना श्राव बाहर दे दें बच्चों, नाम से क्लियर है यहां पे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे आप बहिस्रावी में सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल आएगा बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इसको, लारीय ग्रंथि। और आप सब जान रहे होते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाता है बच्चों, सलाइवा, और सलाइवा में क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम। तो जरा बताइएगा एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है आप सब जानते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं बच्चों, हमारी माउथ कैविटी में, हमारे मुख में होते हैं। तो पहला एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या हो गया मैम, पहला एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, लार बनाने वाली ग्रंथियां। दूसरा आइए यहां पर, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यहां पर लिखेंगे आप बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा चुकी हूं मैं, कहां होती है बच्चों, स्टमक में, अमाशय में। और जरा बताइएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होती है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। तो जूस और एंजाइम बनाने वाली कौन सी ग्रंथि होगी बच्चों, तो एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल आएगा। इसकी लोकेशन क्या लिखे मैम, तो इसकी लोकेशन लिख दीजिएगा, ये स्टमक में होती हैं, ये पेट में होती हैं। कहाँ होती हैं बच्चों, ये पेट में होती हैं। चलो तीसरी सुनो जरा ध्यान से, तीसरी आती है बच्चों यहां पर लीवर। लीवर जिसको यकृत बोलेंगे, और आप सब जानते हैं बच्चों लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और वो बाइल जूस अपने पास नहीं रखता है, बाहर भेज देता है, किसके पास, गाल ब्लैडर और आपके किसमें, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और लीवर की लोकेशन क्या होगी मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। और जो पेट का जो आंत वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं बच्चों एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, और हिंदी में इसको बोलते हैं उदर गुहा, उदर गुहा में होगा मैम। ठीक है, चलो मैम 3 एग्जाम्पल लिख लिए, चौथा एग्जाम्पल लिखिए जरा, यहां पर कौन सा आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारे आ जाए। हाँ, चौथा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आती है टीयर ग्लैंड। 4 नंबर पे यहां पर कौन सी आती है आप बताएंगे, टीयर ग्लैंड आती है। हाँ जी, हाँ
किसकी? 6:30। हाँ, अरे मेरी क्लास है यार, क्लास में हूं मैं तुषार, कम ऑन। चलिए, तो नेक्स्ट कौन सी आती है? टीयर ग्लैंड। टीयर का मतलब क्या होता है बच्चों? आंसू बनाने वाली ग्रंथि या अश्रु बनाने वाली ग्रंथि, अश्रु बनाने वाली ग्रंथि, टीयर ग्लैंड। और मैं आपको बता दूं टीयर ग्लैंड का नाम क्या होता है, आप बताओगे? टीयर ग्लैंड का नाम होता है बच्चों लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? लैक्राइमल ग्लैंड। और हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में भी लैक्राइमल ग्रंथि ही बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टीयर ग्लैंड का नाम क्या होता है। टीयर ग्लैंड लैक्राइमल होती है मैम। और कहाँ होती है? जहां आंसू बनते हैं। आंसू कहाँ से रोते हैं आप? आंखों से रोते हैं, है ना? तो आप याद इसकी लोकेशन क्या लिखेंगे? आई, आंखों में होती है, दोनों आंखों में 2 होती हैं बच्चों। हो गया 4। चलो मैम 5वां एग्जाम्पल लिखो। 5वां एग्जाम्पल है यहां पर मैमलरी ग्लैंड। मैमलरी ग्लैंड ये क्या होती हैं मैम? ये बताते हैं, पहले नाम तो लिखो। 5वां एग्जाम्पल है आपका मैमलरी ग्रंथियां। मैमलरी ग्रंथियां। और मैमलरी ग्लैंड क्या होती है बच्चों? ऐसी ग्लैंड जो दूध बनाती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं इनको दूध बनाने वाली ग्रंथियां। अब मैम दूध बनाने वाली ग्रंथियां यहां क्यों आई? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दूध बनता अंदर और निकलता बाहर है, तो ऐसी कोई केमिकल चीज जो अंदर बनती हो और बाहर निकलती हो, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप जूस का नाम देते हैं। तो दूध को साइंस की लैंग्वेज में जूस कहते हैं मैम। ये सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। आप इसके आगे पॉइंट लिखोगे, इट इज फाउंड इन ओनली फीमेल्स। ये सिर्फ मादाओं के शरीर में होती हैं, सिर्फ लड़कियों में होती हैं। और इसका लोकेशन क्या है? तो आप लिखोगे चेस्ट में होती हैं, चेस्ट में, राइट। मैमलरी ग्लैंड क्या होती हैं? वो ग्लैंड जो दूध बनाती हैं और सिर्फ लड़कियों में होती हैं और चेस्ट में होती हैं, क्योंकि दूध बनता अंदर है, निकलता बाहर है। 6 नंबर पे आइए बच्चों जरा। 6 नंबर पे कौन सी आएगी यहां पर? स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। क्या? पसीना। पसीना बनता कहाँ है? अंदर। निकलता कहाँ है? निकलता बाहर है ना? तो क्या हो गया? पसीना एक जूस हो गया। ठीक है। पसीना बनाने वाली ग्रंथियों का एक नाम और रहता है बच्चा, इसको सेबासियस ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको सेबासियस ग्रंथियां भी बोला जाता है। सेबासियस कहाँ होती हैं बच्चों? पसीना किसके थ्रू निकलता है? स्किन। तो स्किन त्वचा में होंगी। इसकी लोकेशन क्या होगी बच्चों? त्वचा में। तो कभी कभी तो बुक्स में ये 6 ही नाम दे रखे होते हैं, है ना? और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 7वीं यहां पर नाम मेंशन कर रखता होता है। कौन सा? तो पैनक्रियास। अब पैनक्रियास को यहां पर क्यों लिखा? तो याद करो कल की क्लास मैंने बताया था, पैनक्रियास से तो जूस भी बनता है, एंजाइम भी बनता है और हार्मोन भी बनता है। ठीक है। तो पैनक्रियास का कौन सी सेल्स? एफ सेल्स किसकी तरह काम करती हैं बच्चों? एक्सोक्राइन की तरह। और पैनक्रियाज की लोकेशन क्या होगी बच्चों? जहां पर लीवर के राइट साइड में है ना। और लीवर किससे कनेक्टेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल, जिसको हिंदी में उदर गुहा कहा जाता। तो कभी कभी ये 7 ऑप्शन में लिखा होता है। अब कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी जैसे आपका वो पैनक्रियाज वाला पार्ट हो गया और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी छोटी मोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी लिखा हुआ मिल जाता है कभी कभी। आप तो ये मानो कि मेन जो होती हैं वो मेन यही होती हैं 7। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि कोई भी ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम या जो जूस बनाएगी उसको आप एक्सोक्राइन बोलेंगे। जूस किसको बोलेंगे? साइंस कहती है कोई भी एक लिक्विड चीज जो बनती है अंदर है निकलती बाहर है उसको आप जूस बोलते हैं। तो कितनी है? हम यहाँ पर 7 या 6 ऑप्शन, कभी कभी 8 भी लिखा होता है इंटेस्टाइनल जूस को लेकर। तो आप इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। चलो कौन कौन सी जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली है सलाइवरी ग्लैंड, लार बनाने वाली ग्रंथियां। लार में एंजाइम होते हैं, कहाँ होती हैं? माउथ में। दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या बनाती हो? गैस्ट्रिक जूस, कहाँ होती हैं? स्टमक में। तीसरी लीवर जिसको यकृत, कौन सी सर? बस अभी आ रही हूँ 5 मिनट में।
लीवर यकृत जो क्या बनाता है, बाइल जूस कहाँ होता है बच्चा, एब्डोमिनल वाले पार्ट में। चौथी टीयर ग्लैंड, आंसू बनाने वाली ग्रंथियों का नाम लैक्राइमल ग्रंथि होती है, आंखों में होती है बच्चों। नेक्स्ट मैमलरी ग्लैंड, दूध बनाने वाली ग्रंथियां जो सिर्फ लड़कियों में होती हैं और जो चेस्ट में होती हैं। नेक्स्ट स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां जिसको सेबासियस ग्लैंड भी बोलते हैं और स्किन में होती हैं। नेक्स्ट पैनक्रियाज की सिर्फ एक कोशिका है जो एंजाइम बनाती है बच्चों, जिसको एफ सेल बोलते हैं और कहाँ होता है, एब्डोमिनल में होता है। तो इतनी सारी जो ग्लैंड्स हैं वो कैसी हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं मैम, है ना। अब बात आती है कि इनमें एक्सोक्राइन में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आप याद रखेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जहां लीवर लिखा है बच्चों वहां पे लिख दो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों, हिंदी में बोलोगे आप इसको, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अगर स्मॉलेस्ट पूछे बच्चों, आंख के अंदर जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट होती हैं, और कौन सी होती हैं स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन, टीयर ग्लैंड। तो याद रखिएगा टीयर ग्लैंड सबसे छोटी एक्सोक्राइन है और जो आपकी लीवर है वो सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और आज थोड़ा सा स्टूडियो का प्रॉब्लम है, आपकी अभी रीजनिंग परवेज आलम सर की क्लास होगी तो मुझे अपनी क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी अभी फिलहाल, ठीक है। तो इतनी बातें, अगली क्लास से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सारी की सारी ग्लैंड्स हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो इतनी क्लासेज, यस कमल कुमार आई नो साइंस स्पेशल 3 में ग्लैंड चैप्टर नहीं हुआ है अभी, तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नहीं हुआ है, वो भी करवाऊंगी मैं। और कल से आपकी क्लासेस फिजिक्स की होंगी जो अंकुर सर लेंगे, आपकी 3 से 4 दिन फिजिक्स चलेगा, आप अच्छे से फिजिक्स पढ़िएगा। उसके बाद दिवाली के बाद आएंगे हम और वापस आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद। थैंक यू वेरी मच। और एडवांस में अगर मेरी क्लास ना हो पाए, अगर कल या परसों में क्लास न लगे, तो आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं और आपको छठ की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जो छुट्टियां हैं वो 27, 28 26, 27, 28, 29 की छुट्टियां हैं आपकी। उस टाइम पर ना हमारे कॉलिंग वाले बंदे रहेंगे, ना हमारी ऑफिस खुला रहेगा और ना ही आप मैनेजमेंट को फोन करें। तब तक अपने अच्छे नोट्स बनाएं और अपने अच्छे से जितना पढ़ाया गया है उतनी आप अपनी क्लासेस करें। और आप सबकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आप बड़ी धूमधाम से दिए जलाएं और अच्छे से आप दिवाली मनाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हैप्पी दिवाली।